नमस्कार, मेरा नाम है रणधीर और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। आज मैं आपका बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ, खासकर उनको जो बहुत ही कन्फ्यूज़ होते हैं ज्योग्राफ़ी को लेके कि ज्योग्राफ़ी में क्या पढ़ना है। क्योंकि ज्योग्राफ़ी बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी होती है, इंडियन ज्योग्राफ़ी होती है, फिर इंडियन ज्योग्राफ़ी में बहुत से रिसर्च चैप्टर्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स से पढ़ने होते हैं। तो क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, सारी चीज़ों का आपका सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें और जो भी मैं आप चैप्टर बताने वाला हूँ, बस उस चैप्टर को आप कंप्लीट कर ले तो आपका 99.99% ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। जो बचे हुए खुचे रहेंगे वो आपको करंट अफेयर से रिलेट करके आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप कौन सी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, कोई स्टेट की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी पूछा जाएगा, ना कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। प्लस आप अपना सिलेबस चेक करें। सबसे पहले सिलेबस में जो जो पॉइंट्स दिए हैं बस उसी पॉइंट्स को आपको फोकस करना है। तो बेसिकली जो एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी पूछा जाएगा और इस वीडियो में मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है वही आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो है इंडिया का लोकेशन, इंडियाज़ लोकेशन, भारत की स्थिति एवं विस्तार। इसमें क्या पढ़ना है हमको, इसमें भारत की क्या स्थिति है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई, पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से सटे हुए हैं, कौन सा बांग्लादेश के साथ कितने राज्य की सीमा लगती हैं, नेपाल के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, ये सारे, अफ़गानिस्तान के साथ कौन कौन सी राज्य लगती हैं, कौन से राज्य का जो एरिया सबसे बड़ा है, कौन छोटा है, पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, ये सारी चीज़ें आपको इंडिया के बारे में पढ़ सकते हो। जब आप स्टेट पढ़ेंगे तो ये भी आप देख सकते हो। हालांकि इंडियाज़ लोकेशन का ये चैप्टर में नहीं आता है, लेकिन जब आप पढ़िएगा तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। प्लस इसमें आपको पढ़ना होता है जलीय सीमा, स्थलीय सीमा, भारत की कितनी ऐसी राज्य हैं जो जल से लगती हैं, समुद्र से लगती हैं, भारत की कितनी ऐसी सीमाएँ हैं जो स्थलीय से लगती हैं, ज़मीन से लगती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ने होते हैं। प्लस इसमें आपको इंडिया की जो लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, लेंथ कितना है, अगर हम लैंड का अगर हम नापें, जो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, प्लस सबसे हमारा नज़दीकी देश कौन सा है, जी समुद्री देश सबसे नज़दीक कौन सा है, स्थलीय देशों में देखा जाए तो सबसे नज़दीक कौन सा है। तो ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होती है। उसके बाद हमारा आता है इंपॉर्टेंट है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल। इसमें हमें जितनी प्लैनेट्स ऑफकोर्स पढ़ने हैं, आपको प्लैनेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ना है। अर्थ के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना होता है प्लैनेट्स के बारे में। अब प्लैनेट्स हमारे पास 8 हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इन सबको पढ़ना है आपको, क्योंकि ये सारे प्लैनेट्स का कुछ ना कुछ इसका फीचर्स है। जैसे कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई चमकीला है, कोई नज़दीक है पृथ्वी से, कोई दूर है। प्लस इसमें थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू लेना है यूनिवर्स के बारे में कि हम कौन से गैलेक्सी में रहते हैं, गैलेक्सी क्या होती हैं, मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, उल्कापिंड क्या होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट्स क्या होती हैं, प्लस सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है, धूमकेतु, ये सब जो चीज़ें, जितने भी यूनिवर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। साथ ही साथ आप इसमें नासा और इसरो के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा करंट अफेयर से रिलेट करके। जैसे कि कौन सा मिसाइल सबसे, अभी जो मान लो कोई मिशन लॉन्च हुआ है नासा का या कोई इसरो का, कोई चांद पे जैसे हमारा भी मिशन गया था, तो इससे आपको करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा जाएगा। तो इसको भी पढ़ सकते हो। इनके हेडक्वार्टर्स कौन है, इनके अध्यक्ष कौन है, तो ये सारी चीज़ आपको देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमें जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो है ग्लोब। ग्लोब में हमें भी अर्थ के बारे में पढ़ना होता है, लेकिन उसमें हमारा मेन जो फोकस होता है वो होता है जो इमेजिनरी लाइंस हैं, जो विषुवत रेखा होती हैं, भूमध्य रेखा होती हैं, जो इक्वेटर हम कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कितनी होती हैं, प्लस लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ये भी हमको इसमें पढ़ना होता है आपका। तो ये इनका काम क्या है, ये क्यों इस पर खींची गई हैं पृथ्वी पे, प्लस टाइम का जो कंसेप्ट है वो भी आपको याद रखना है। दो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहते हैं, गोरे क्या होती है, सारी जो टर्म्स होती हैं, जब आप ग्लोब पढ़ेंगे तो आप उसको देखेंगे। एनसीईआरटी प्रीफर कीजिएगा तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 है टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स से आपको बेसिकली एग्जांपल्स देके प्रश्न पूछ जाएंगे। जैसे आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो रॉक्स के टाइप्स दे दी जाएंगे आपसे और पूछ जाएंगे कि भाई इसमें कौन सा जो है मेटामॉर्फिक रॉक है, कौन सा सेडिमेंट्री रॉक है, कौन सा इग्नियस रॉक है, जिसको हम अवसादी चट्टान कहते हैं, रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ रॉक्स भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मेन फोकस कीजिएगा आप इसमें एग्जाम्पल्स रटने का। एग्जाम्पल्स आपको गूगल्स में, नेट पर मिल जाएगा, फिर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ आपको देखने के लिए वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसको आप पढ़ लेंगे। एग्जाम्पल्स खासकर ज़्यादा फोकस करेंगे और जैसे कि मैंने बताया आपको कि एग्जाम्पल देकर आपसे इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें ज़्यादा डीप हो नहीं जाएंगे। ठीक।
फिर हमारा चैप्टर नंबर 5 है एटमॉस्फेयर। इसमें हमें पढ़नी होती हैं जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ठीक है, मेसोस्फेयर, ये शोभ मंडल है, समताप मंडल है, ये जो हमारी जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की उसको पढ़ना होता है। इसमें हमें देखना होता है कि जैसे एरोप्लेन है तो वो कौन से लेयर्स में उड़ती है, जो सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं वो किस लेयर में हम उसको एस्टेब्लिश करते हैं, जो एयर बलून्स होती हैं वो कौन से में उड़ती हैं, जो बिजली चमकती है वो कौन से लेयर से होती है, किसकी कौन से लेयर की मोटाई सबसे अधिक होती है, कौन सबसे बड़ा होता है लेयर मतलब डिस्टेंस में, टेम्परेचर का उसमें डिक्रीज़ और इंक्रीज़ किस तरीके से होता है, इसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको। जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, नीचे आते हैं तो क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको लेयर्स में देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें भी आपको वही मतलब एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, क्लास 7 या 8 के बुक में शायद आपको ये चैप्टर है, वहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 6 है नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि वनस्पतियाँ जो हैं, जंगल जो हमारे यहाँ पे हैं, जो डिसीडियस फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक ना, जैसे उष्णकटिबंधीय, कटिबंधीय, तो इस तरीके के जो फॉरेस्ट हैं वो कहाँ मिलती हैं, खासकर इसको आप मैप में करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे पूछा जाएगा आपसे कि भाई जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो किस किस राज्य में देखने के लिए मिलता है, माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ पर हमें मिलेगा, प्लस वहाँ पर कौन से खास तरीके के जो पेड़ होते हैं, किस तरीके के वहाँ पे जो फल उगाए जाते हैं, ये सारी चीज़ आपको जो है इससे पढ़ने होते हैं। हालांकि इससे प्रश्न उतना नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको रखा है क्योंकि अभी कुछ सालों से इससे प्रश्न काफ़ी बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और लगातार वो घट रहा है, इस वजह से यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 7 है एग्रीकल्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में हमें पढ़ना होता है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, किस तरीके की खेती होती है, साउथ में किस तरीके की होती है, माउंटेन जो जहाँ पे माउंटेन जो एरिया है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम वगैरह, यहाँ पे किस तरीके की खेती होती है, स्टेप फार्मिंग क्या होती है, और प्लस इसमें किस तरीके की जो फसलें उगाई जाती हैं, कौन से राज्य है जो आलू सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, राइस कहाँ पे होती है, वीट का सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है, प्लस इसके जो है साइंटिफिक नेम आपको याद रखने हैं, प्लस इससे रिलेटेड अगर कहीं पे किसी कोई इंडस्ट्रीज़ है, कोई करंट से खास कर रिलेट करके आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई इंडस्ट्री सेटअप की गई है तो वो भी आपको पढ़ने होंगे इसमें। प्लस इसमें खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली आपसे क्या किया जाएगा कि एग्जांपल दे दिया जाएगा राइस, आपसे फिर पूछा जाएगा कि भाई राइस जो है वो खरीफ क्रॉप में आता है या रबी क्रॉप में आता है, तो ये भी एग्जांपल देके पूछा जाएगा आपसे। ये भी आपको आसानी से यूट्यूब पे और बुक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे, एनसीईआरटी की बुक में, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हो। चैप्टर नंबर 8 है हमारा इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ। इसमें हमें पढ़ने होते हैं पार्क्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें जैसे कि आपको जितने भी भारत के नेशनल पार्क हैं वो तो रटे होने चाहिए, फिंगर पे होने चाहिए। जैसे कि पूछा जाएगा आपसे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है, किश्तवाड़ कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपसे पूछ जाएंगी। प्लस इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट याद करने लायक जो होते हैं वो होते हैं कि जैसे कि भाई पूछा जाएगा आपसे जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किस लिए फेमस है, तो वो एक सींग के गैंडे के लिए फेमस है। गिर जो है वो एशियाटिक शेरों के लिए फेमस है। किसकी कौन सा बायोस्फीयर किस जानवर के लिए रिजर्व किया गया वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आपको नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में देखने के लिए मिलेगा और इसको रट लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली एक आपका प्रश्न बनेगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस अगर कोई सरकार द्वारा कोई अगर ये कैंपेन चलाई जाती है जैसे शेरों को बचाने के लिए कोई अधिनियम वगैरह है, तो वो भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाए। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 9 है सॉइल, मिट्टी। और इसमें हमें जो पढ़ने होते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। भारत में बहुत तरीके के सॉइल देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ ब्लैक सॉइल हो गया, लेटराइट सॉइल हो गया, एलुवियल सॉइल हो गया, रेड सॉइल हो गया, ठीक है, डेजर्ट सॉइल हो गया। प्लस ये किसके लिए फेमस है, मतलब इसमें कौन सी अगर मैं फसल उगाऊं तो अच्छे से होंगे। जैसे ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन के लिए फेमस है, मतलब वहाँ पे कॉटन की खेती की जाए तो कपास की खेती की जाए तो अच्छी होती है। प्लस ये कौन कौन से राज्य में हमें देखने के लिए मिलेगा, रेड सॉइल कहाँ पे मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें आप रटेंगे तो याद नहीं होगा। आपको करना क्या है कि मैप लेना है और मैप को आपको लोकेट करना है देख देख के, तो वो दिमाग में फिर आपका बैठ जाएगा। तो मैप से ज़्यादा पढ़ेंगे तो बेटर होगा, और ज्योग्राफी मैप से ही पढ़ने का चीज़ है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हो टाइप्स ऑफ सॉइल्स में। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 10 है कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है, सबसे छोटा कौन है, किस कॉन्टिनेंट में सब जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, उस कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है। एशिया की अगर बात करूँ तो फिर एशिया में सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, उस कौन से देश का जो जनसंख्या वो अधिक है,
तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने पड़ेंगे इसमें। प्लस अगर वहाँ पे कोई वॉल्केनो है तो ये भी आप इसमें पढ़ सकते हो। कोई बड़ी नदी है, कोई लंबी नदी है, चौड़ी नदी है, कौन से वहाँ पे फेमस प्लेसेस हैं, जैसे कि भाई आपका जो आईफिल टावर हो गया, भारत में ताजमहल हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। फिर हमारा चैप्टर नंबर 11 है ओशन। ओशन से प्रश्न बनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लेंगे। इसमें हमें बस ज़्यादा नहीं पढ़ने होते हैं, टाइप्स ऑफ ओशन जो भी हमारे जितने तरीके के ओशन है वो पढ़ने होंगे, ठीक है। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ये सबसे गहरा कौन सा है, कौन से ओशन में जो ट्रेंच पाए जाते हैं, जो गर्त पाए जाते हैं, वो पढ़ने होते हैं। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें कि ओशन का कुछ शेप होता है। अगर आप मैप में देखेंगे, वर्ल्ड मैप में, तो कुछ शेप देखने के लिए मिलेगा। तो आपसे पूछा कैसे जाएगा कि एस शेप में कौन सा ओशन है, यू शेप में कौन सा है, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। फिर हमारा चैप्टर नंबर 12 है मिनरल्स ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से नेशनल पार्क वाला मैंने बताया, उस तरीके से मिनरल्स ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, एल्युमिनियम, जितने भी हमारे मिनरल्स हैं जो भी हम अर्थ से निकालते हैं, उसको आपको पढ़ना है। जैसे कि कोल कहाँ पे मिलता है, कौन सा राज्य इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, किसके पास सबसे ज़्यादा भंडारण है, इसकी फैक्ट्री कहाँ पे है, एल्युमिनियम की फैक्ट्री कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट, पहली बार एल्युमिनियम की फैक्ट्री कहाँ बैठाई गई थी, किस पंचवर्ष योजना के तहत बैठाई गई थी। जैसे कि भाई कोल, अगर मैं बात करूँ कोल, तो कोल किस बेल्ट में मिलता है, छोटा नागपुर बेल्ट में, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये वाले बेल्ट में। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो वहाँ पे चांदी हो गया, कर्नाटका में आपका गोल्ड हो गया। तो इनके जो फैक्ट्रीज़ हैं, इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री सेटअप की गई हैं, जो फैक्ट्रीज लगाई गई हैं, वो भी आपको पढ़ने होंगे। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें और भी आपको पता होना चाहिए। फिर हमारा 13 चैप्टर नंबर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें हमें 3-4 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, आपका जो वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, वो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने होंगी। तो इसको आप अलग अलग करके आप चैप्टर बना सकते हो। हालांकि मैंने फिजिकल फीचर्स में सारा को इंक्लूड कर दिया है, हालांकि अलग अलग चैप्टर भी आप इसको कर सकते हो, तो 5-6 चैप्टर बन जाएंगे आपके। इसमें बेसिकली माउंटेन्स कि भारत में कि कौन कौन से राज्य में माउंटेन है, कौन कौन से राज्य में प्लेन्स है। साउथ में जाएंगे तो प्लेट्यू है, बीच में प्लेन है, नॉर्थ में माउंटेन है, फिर वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है। तो इस तरीके से आपको इसे पढ़ने होते हैं। प्लस इसमें हमें आइलैंड्स पढ़ने हैं। जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, उसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ठीक है, कितनी है वहाँ पे नहीं है, इस तरह चीज़ हम इसमें, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी होती हैं। उसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है रिवर्स ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ना होता है। तो रिवर भी हमें 2 तरीके की होती हैं। एक होता है माउंटेन रिवर, जो हिमालयन रिवर, जो हिमालय से निकलती है। एक होती है हमारी जो साउथ की रिवर, ठीक है। तो इसमें भी फिर बहुत सारी रिवर ऐसी होती हैं जो बरसाती रिवर होती हैं। बहुत सारी ऐसी नदियाँ होती हैं जो मतलब कि सालों भर बहती हैं। तो जो हमारी हिमालयन रिवर होती हैं वो सालों भर फ्लो करती हैं, वो कभी सूखती नहीं है। साउथ की जो रिवर होती हैं वो सीजनल रिवर होती हैं, मतलब बरसाती नदी होती हैं, बारिश होगी तो उसमें पानी होएगा। प्लस उनका जो सोर्स कहाँ पे है, मतलब वो कहाँ से निकल रही हैं, उसका ओरिजिन कहाँ पे है। ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है। प्लस इसमें एक कंसेप्ट आता है आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। कौन सी नदियाँ हैं जो ईस्ट में बहती हैं, कौन सी नदियाँ हैं जो वेस्ट में बहती हैं, मतलब कि कौन सी नदियाँ हैं जो अंडमान में गिरेंगी, कौन सी है जो बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी। ये सारी चीज़ आप मैप में देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। प्लस इसमें एक और आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब कि वो जो नदियाँ में मुख्य नदियों से नदी कट के अलग हो जाती है, उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी हम बोलेंगे कि कोई मुख्य नदी है, उसमें कोई और छोटी छोटी नदी आके मिल जाती है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज। तो जैसे गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, वो वेस्ट तरफ से आके मिल रही है कि ईस्ट तरफ से आके मिल रही है, ये भी आपको पढ़ना होता है। तो नदियाँ से बहुत सारे प्रश्न आपसे बनते हैं। प्लस इसमें अगर कोई डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है तो भी आपको पढ़ना होगा। प्लस अगर कोई हमारे प्रधानमंत्री जी अगर कोई नया डैम अगर उद्घाटन करते हैं तो वो किस नदी पे बना है, किस राज्य में बना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करेंट अफेयर से रिलेट करके पूछा जाएगा। ज्योग्राफी बेसिकली आपका क्या होता है ना कि उसको करेंट से ज़्यादा हम रिलेट कर देते हैं। एग्जामिनर जो है वो करेंट अफेयर से रिलेट करके आपसे पूछा जाएगा। जैसे कहीं पर अगर कोई डैम बनता है तो वो कौन से राज्य में बना है, ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। कौन सी नदी के ऊपर बना है, कोई ब्रिज बना है तो कौन सी नदी के ऊपर बना है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका डाउट मैं क्लियर कर पाया हूँ। ये मेरा ओपिनियन था। अगर मेरी बात अगर आप मानते हो तो ये जो 14 चैप्टर मैंने आपको बताएं उसको आप पढ़ लोगे तो मेरे ख्याल से आपका ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। 1-2% जो रह जाते हैं वो आपको करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ने पड़ते हैं। और भी छोटे मोटे स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है वो आप लूसेंट से प्रीफर करोगे, मैं बताऊँगा, तो लूसेंट से आप उसको पढ़ सकते हो।
लेकिन इतना पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है आपके लिए, और आपके लिए ये बेनिफिशियल भी रहेगा। इधर उधर आप ना भटके, एनसीईआरटी को प्रीफर करें, जो क्लास 6 से लेके जो 12 तक की एनसीईआरटी है, 10 तक की भी चल जाएगी आपको, वो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, धन्यवाद।